दूसरे किसी दल के नेता अगर ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है, तो ये मान लेना चाहिए बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार आ रही है। और कानून व्यवस्था के नाम पे विश्व स्तरीय डायल 100 की व्यवस्था जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में दी थी, जो न्यूयॉर्क के तर्ज पे था। अन्य प्रदेशों के डीजीपीज ने इस बात का तस्दीक करी कि इससे बेहतर व्यवस्था पूरे देश में और कहीं किसी प्रदेश में नहीं है। 1090 के नाम पे जो व्यवस्था और सुविधा शुरू की गई, उससे कन्याओं की और महिलाओं की सुरक्षा को बहुत मजबूती मिली। सब चीजें दिल्ली लखनऊ से कनेक्टेड रहीं। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जिसका नाम बदल के उसे डिस्टर्ब करने का भी काम वर्तमान सरकार ने करा। और मेरा ये कहना है कि जब परिवर्तन होगा तो सब चीजें अपने आप अच्छी होंगी। और रही बात दंगे की, तो दंगे कराने, मैं तो कहूंगा, स्पष्ट कहूंगा कि दंगे कराने वाले लोग जब सरकार में आ जाते हैं तो दंगे होने अपने आप बंद हो जाते हैं। अगर हम इस बार व्यवस्था देख के रखेंगे, जब सरकार आएगी तो ये बात स्पष्ट रखेंगे कि कौन लोग दंगे कराने वाले हैं और उनका संवैधानिक व्यवस्था के तहत सही तरीके से उनको कानूनी कार्रवाई की। ये बात पहले भी आई थी और ये बात पहले भी कही कि भाई, क्योंकि बार बार आपने कहा दंगे, समाजवादी पार्टी की ओर से बार बार कहा गया कि भाई दंगे कराने वाले जो हैं वो लोग सत्ता में आ गए। तो फिर बीजेपी उसका जवाब देती है, अगर हम दंगे कराने वाले हैं तो फिर हमारे खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। और वो ये भी कहते हैं कि अगर हम दंगे कराने, हमारे आने से शांति रहती है तो फिर हमें ही सत्ता में रहने का हक है, कम से कम शांति तो रहती है। देखिए, मैंने कहा ना कि एडोल्फ हिटलर की सरकार में एक प्रोपोगंडा मंत्री होता था। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसके सारे मंत्री और सारे कार्यकर्ता प्रोपोगंडा मंत्री बने हुए हैं। झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, एक झूठ को 100 बार बोलना, ताकि वो सच दिखाई देने लगे। मैंने कहा कि जो लोग दंगा कराने में लिप्त थे और जो कराने वाले लोग हैं, उन पे इस बार नजर रखी जाएगी और उन पे कानूनी कार्रवाई होगी, सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस बार उन्हें कोई भी मौका मिलेगा नहीं। एक मैं फिगर आपके सामने रख रहा हूं और ये प्रोपेगेंडा नहीं है, बीजेपी का नहीं है। तो ये जो फिगर है, ये एक ऐसी संस्था का है जिसको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बार बार कोट करते हैं इलेक्शन डिबेट्स में, एडीआर की। और एडीआर का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि जो दूसरे चरण का मतदान है उसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने 67%, 67% जो है, 67% क्रिमिनल्स को टिकट दिया है। तो ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये हकीकत है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब हम आपराधिक जो मुकदमे हैं उनकी भी एक कैटेगरी है। जब हम राजनीति करते, छात्र राजनीति, हमने छात्र हितों की आवाज उठाई, हम पे मुकदमा लिख गया, वो अलग मुकदमे हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। हो सकता है इस 67% में 30% आपके ऐसे हो सकते हैं जो पॉलिटिकल जो मुकदमे हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको आंकड़ा दिया, इनमें टोटल कुल मिलाकर 113 जो वो क्रिमिनल्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर हत्या के, उनके ऊपर बलात्कार के, उनके ऊपर महिलाओं से बदतमीजी करने के, उनके ऊपर इस तरह के डकैती के, इस तरह के मामले हैं सर। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जितने टिकट घोषित किए हैं, शायद 403 अभी पूरे नहीं किए, उसमें 99 अब तक अपराधियों को उन्होंने, जो गंभीर धाराओं में, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद दंगा भड़काने के आरोपी रहे हों और उन्होंने अपने मुकदमे खुद वापस ले लिए हों, तमाम तरीके के और मुकदमे रहे, उन्होंने अपने मुकदमे खुद, पूरे देश में शायद पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने मुकदमे खुद वापस लेने का काम किया हो। 99 अब तक अपराधियों को ये टिकट दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जल्दी शतक कर देंगे, आपके सामने आ जाएगा। चलिए, ठीक है। मैं वीरेंद्र अटल जी आपको इस डिबेट में लाना चाहता हूं। वीरेंद्र अटल जी, आप यहां के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मुझे ये आंकड़े देख करके मुझे चिंता हो रही है दूसरे दौर में, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा फिगर है और इसमें लगभग जैसे कहा, बीजेपी के भी कुछ लोग हैं। अगर मैं सही आंकड़ा बता दूं यहाँ पे जो लोग हैं, तो समाजवादी पार्टी जो है उसने 67% लोगों को, 67% क्रिमिनल बैकग्राउंड से लोगों को टिकट दिया। कांग्रेस ने 43%, बीएसपी 36%, कांग्रेस 34, नहीं हाँ जी, कांग्रेस 34%, मैं 43% बता चुका हूं, आरएलडी 33% और आम आदमी पार्टी जो बड़ा ये कहती है कि हम बड़े बदले हुए हैं, उन्होंने भी 14% जो है क्रिमिनल्स को टिकट दिया है। तो आपको चिंता होती है कभी इस इलाके में इस तरह के, अगर ये टिकट देने में ये हाल है तो लोगों के पास फिर चॉइस नहीं बचती? धन्यवाद आपका। मुझे एक बात की बहुत तकलीफ होती है, सरकारें किसी भी दल की रही हो, लेकिन एक चपरासी की नौकरी का मानक माना जाता है कि 8वीं पास होना चाहिए। ये लोकतंत्रीय परंपराओं को आजादी के बाद से हमने स्वीकार जरूर किया, लेकिन गांव के प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति तक कोई स्थिति ऐसी स्पष्ट नहीं है जिसमें एजुकेशन का भी कोई दायरा रखा गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं मानता हूं देश की। उनके लिए भी
शैक्षिक योग्यता निर्धारित होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। रहा सवाल क्रिमिनल्स का, इस लोकतंत्रीय परंपराओं में मैंने भी छात्र जीवन से लेकर के बहुत मुकदमों को झेला है, फर्जी मुकदमे लिए, सारे मुकदमों में बाइज्जत मैं बरी हुआ। मैं ही नहीं, मेरे साथ तमाम स्टूडेंट लीडर ऐसे रहे जिन पर तमाम तरीके के आरोप रहे, जेल की हमने यात्राएं की, दफा 307 तक लगी, लेकिन सारे मुकदमे वो राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित हुआ करते थे। मुझे ऐसा मानना है, राजनीतिक दल के लोगों को अपनी विचारधारा को प्रभावित प्रसारित करने की पूरी छूट होनी चाहिए, लेकिन जब देश हित का मामला आए तब लोगों को दलों से निकल करके बड़ा दिल करके राष्ट्र हित में फैसला करने लेने में एक मंच पर आकर के उनको फैसला लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा भी मेरा एक मानना है, मैं यदि अगले 10-20 साल मुझे जीवित रहने का अवसर हुआ तो शायद इस चुनाव के बाद मैं देश भर में एक अलग जगाने की चेष्टा करने का मन में आया हुआ है, उसको एक प्रयास करूंगा कि राजनीतिक दल के लोगों को और जनप्रतिनिधि बनने का जिन लोगों ने सपना संजो रखा है उनकी भी शैक्षिक योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। इसकी एक अलग जगाने की जिम्मेदारी मैं खुद अपने ऊपर लेता हूं और उसकी शुरुआत करूंगा। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, मैं किसी राजनीतिक दल का पक्षधर नहीं हूं, व्यक्तिगत रूप से मेरा यह अधिकार है कि इसके हक में मैं मतदान करूं, यह हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत अधिकार है। मैं उस लीग से अगर हटकर के बात करूं, पिछले 20-25 वर्षों में राजनीति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब मनी बेस्ड पॉलिटिक्स होने लगी। किसी भी पार्टी का दरी फट्टा बिछा करके अपनी पार्टी को संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने में जितनी सारा जीवन लगा दिया गया हो, ऐसे लोगों को जब टिकट देने की बारी आती है तो दरकिनार किया जाता है। ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसान का सौदा है। ठीक, और लोकतंत्र को ये खतरे में डालने वाली स्थितियां हैं। ठीक है, आपको लगता है तो आप ये कह रहे, पर आपने शैक्षिक योग्यता, मुझे लगता है शुक्ला जी इस पर जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर जवाब फिर मैं वीरपाल जी आपके पास। नहीं, बहुत अच्छी बात कही, शैक्षिक योग्यता बहुत जरूरी है, मगर शैक्षिक योग्यता में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी वो शायद फेल हो जाएंगे। संग्राम सिंह हो, धनंजय सिंह जी हो, जो धनंजय सिंह जी तो क्रिकेट खेल रहे थे, आईपीएस फरार है, उसके बाद ये लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आईना देख लेना चाहिए और बाबा जी को तो सुबह आना देख लेना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि कितने अपराधियों को आप एक लिस्ट गिनाते हैं, वो एक लिस्ट गिनाते हैं, यही तो दुर्भाग्य। लेकिन अब आपके सहयोगी जो हैं वो तो मुख्तार अंसारी को भी ले आए सर, अब उस पर क्या बोलेंगे? राजभर जी ओपनली जो है राजभर जी की पार्टी से, तो मुख्तार अंसारी अगर चुनाव लड़ रहे हैं आपकी सहयोगी पार्टी से, आपने उनके लिए सीट छोड़ी है, तो इसका मतलब आप सीधे सीधा मुख्तार अंसारी को नहीं ला पाए, तो आपने जो है उनको घुमा के ले आए। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा, क्या कहेंगे? मैं फिर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहानियां करती है, प्रोपेगेंडा करती है। सर, अब मुख्तार अंसारी वाला प्रोपेगेंडा कैसे हो? तो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अदालत में मामला अदालत में गया और अदालत ने कहा चुनाव लड़ सकते हैं। ओपी राजभर अदालत से बड़ा कौन है? ओपी राजभर ओपनली कह चुके हैं कि हम उनको टिकट दे रहे हैं। अब आपने खुद ही बताया कि जब अदालत ने कह दिया, अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाजत दी, अदालत ने ये नहीं कहा कि उनके मुकदमे खत्म हो गए। अदालत अभी भी कह रही है उनके ऊपर मामले हैं, लेकिन हमारे दुर्भाग्य से हमारी व्यवस्था ऐसी है कि आदमी के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे होते हैं, वो चुनाव लड़ता है। नाहिद हसन भी चुनाव लड़ा, जेल से ही लड़ा। गठबंधन में उनका विषय हो सकता है कि वो शायद लड़ा रहे हो चुनाव, मगर मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अपराधियों को क्यों संरक्षण दे रही है? जो चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर जैसे लोग कन्याओं महिलाओं पे अपराध करने का काम किया है। हर एक की अपनी अपनी लिस्ट है, लेकिन चलिए वो ये बीजेपी और सपा की इसका फैसला। वीरपाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे। अभी आपने जैसा कहा कि भाई जो है व्यक्ति से ऊपर दल, दल से ऊपर देश, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब इतना जो है शिवपाल जी ने इतना ज्यादा जो है त्याग बलिदान किया, तो पार्टी मर्ज क्यों नहीं करी? ये अभी भी आपकी पार्टी अलग है, सिंबल नहीं मिल पाया, और अल्टीमेटली आपकी पार्टी का उत्तर प्रदेश में विजन क्या है? लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स, ये चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा हम नहीं जानते, कौन जीतेगा, लेकिन शिवपाल जी की पार्टी, आपकी पार्टी कहां खड़ी रहेगी? देखो, दल हमारा रहेगा और हम लोग मुद्दों पर संघर्ष करेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी। हम लोग मुद्दों की राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश में हमने एक दल बनाया। अब इस समय
चाहे हमारी मजबूरी समझ लीजिए या ये समझ लीजिए कि प्रदेश और देश ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा दल जो विकास की बात करें तो ठीक लगता है। अभी हमसे पहले एक सज्जन कह रहे थे कि बहुत सड़कें बनी, बहुत पुल बने, पुलियां बनी। अगर ये इतने कॉन्फिडेंस में है कि बहुत सड़कें बनी, बहुत पुलियां बनी, बहुत पुल बने, तो फिर ये हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं? इस देश में हिंदू भी रहेगा और मुसलमान भी रहेगा, या तो झगड़े के साथ रहे, ठीक है, या दोनों मिलके आपस में रहें। यहाँ से जाने वाला तो है नहीं। ठीक है, तो जब झगड़े होंगे तो विकास रुकेगा, विकास ठप होगा। ठीक है सर, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल खत्म, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, लेकिन आपने कहा कि मुद्दों पर जो है समर्थन वाली बात है। शिवपाल जी ये भी इशारा कर चुके हैं कि कभी कभी मुद्दों पर बीजेपी को भी समर्थन देना पड़ सकता है। नहीं, ऐसा ये उन्होंने इशारों में कई बार, ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, आपने क्लियर कर दिया। मैंने कहा ये मंच पे उस बात को भी क्लियर कर ले, क्योंकि जब आप मुद्दों पे समर्थन की बात करते हैं तो कई बार जो है, जी आप 30 सेकंड आखिरी, उसके बाद समय इतना ही है। बहुत बहुत मेरे छोटे भाई ने एक बात कही कि समाजवादी पार्टी पर आरोप लगते हैं गुंडा बदमाशी के, दंगा कराने के। जी, मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूं। मेरे भाई हैं वीरपाल सिंह जी, कभी समाजवादी पार्टी के बरेली के, जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो मिनी मुख्यमंत्री कहलाए जाते थे। मैं क्षमा याचना के साथ कहता हूं, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद इस बरेली की धरती पर आए, और उनके आने के बाद मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी में मेरा अकेला मकान, और मुलायम सिंह के बरेली की धरती पर आने पर बरेली में दंगा होता है और मेरे घर में बम फेंक दिया जाता है। इन्हें सम्मानित किया था। और क्या लगाया सकता है? छोटे भाई, हमारे तुम्हारे मन भेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, हमारे मतभेद नहीं। मैं सच कहने के लिए कभी किसी के सामने झुका नहीं हूं। आदरणीय नेताजी के हाथ से इन्होंने सम्मान भी लिया है मंच पे। अब ये प्रोपेगेंडा की बात है, देखिए इन्होंने माननीय नेताजी के हाथ से सम्मान लिया है, आप कहेंगे तो मैं फोटो उपलब्ध करा दूंगा। और अब ये प्रोपेगेंडा की बात हो गई, ये प्रोपेगेंडा है, यही प्रोपेगेंडा जिनके घर में बम मार दिया। बुजुर्ग है, उनका कोई बात है तो बोल दीजिए प्लीज। बम कहां से आ जाएगा? यादव की एक मामले में तारीफ करने में कोई संकोच नहीं करता हूं। हम उत्तर प्रदेश में लाखों लोग इमरजेंसी लगने पर जेल गए थे। मुलायम सिंह यादव जी ने आपातकाल के बंदियों को लोकतंत्र रक्षक सेनानी का नाम और सम्मान दिया। हम उनके ऋणी हैं, हम उनकी इसकी तारीफ करने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं। मैंने तहे दिल से, वीरपाल सिंह जी साथ में थे, आपके कहने पर मंच पर जाकर के मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान मैंने स्वयं किया है। मेरे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। ठीक है, मतभेद ही होने चाहिए, मनभेद नहीं। राजनीति आती है, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, तो इसलिए जाहिर सी बात है ये डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। लोगों को अपनी बात कहने का वोट के जरिए जो है हक मिलता है। लेकिन एक बात मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब 14 तारीख को मतदान होगा तो जो पहले फेज में जो मतदान हुआ है वो रिकॉर्ड रुहेलखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को तोड़ना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के माथे पर यह कलंक ना लगे कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने घर से निकल के वोट नहीं किया। तो वोट जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो डीडी कॉन्क्लेव में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।